हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि थरूर। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं और प्रेजेंटली मैं कल्प एजुकेशन शास्त्री नगर में पढ़ाता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो फिजिक्स है और इस फिजिक्स में भी जो टॉपिक है काइनेमेटिक है। एक काइनेमेटिक्स का मतलब रेस्ट एंड मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक साइंस की चर्चा की जाएगी। इस बेसिक साइंस में सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे और इसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जो किसी सिस्टम के जरिए, किसी लॉ के जरिए एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू लेते हैं 5 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं 3 मीटर प्लस 5 kg इक्वल टू हम 8 kg लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं 5 मीटर प्लस 3 kg इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट लिख रहे हैं 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिया है। इन 4 में से देखेंगे, 4 में से देखेंगे 3 रॉन्ग है और सिर्फ 1 सही है। तो इसका मतलब ये जो 3 रॉन्ग है किस कारण से रॉन्ग है? तो इसका आंसर है कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्रॉपर यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर कोई यूनिट गलत होता है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम क्या है? रॉन्ग इक्वेशन लिखा गया है। तो ये कंपलसरी है कि कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन करने के पहले सबसे पहले हम उसको क्या चेक करते हैं? उसका यूनिट चेक करते हैं। अब ये यूनिट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसआई यूनिट। इस एसआई यूनिट नेम को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसको बेस यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसको एमकेएस यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसको फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है और इसको इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ कि अलग अलग यूनिट होने के कारण अलग अलग जगहों पर जाने के बाद अलग अलग इसकी वैल्यू क्वांटिटी आने स्टार्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बनाए गए जो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं और नॉट वेरिएबल। ये वेरिएबल भी नहीं है, एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पे वेरी भी नहीं करता है। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट किया गया और प्रेजेंट टाइम में टोटल 7 एसआई यूनिट है और इसी को बेस यूनिट कहते हैं, इसी को एमकेएस यूनिट कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वैलिड है और ये हर एक जगह वैलिड है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 7 जो एमकेएस यूनिट है ये कौन कौन से हैं, या जो ये 7 जो एसआई यूनिट है कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेंथ को हम लोग इसका जो मेजरमेंट की जाती है एसआई यूनिट में वो मीटर के फॉर्म में किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एमसीडी नोट करते हैं और कैपिटल एफ इसका अदर सिंबल है। दूसरी हम बात करते हैं मास की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट इज अ मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और केजी इसका सिंबल है और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सॉरी, ऊपर वाला में कैपिटल ए लाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हम ये लेते हैं टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एस या स्मॉल सी एस सी कहें। इसका जो सिंबल होता है, स्टैंडर्ड सिंबल होता है कैपिटल टी होता है।
नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं टेम्परेचर है। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मोल होता है। सिंबल के फॉर्म में हम सिंपल इसको MOL भी लिखते हैं, और इसको स्टैंडर्ड सिंबल के रूप में भी हम लोग MOL लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इसको कैपिटल ए या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड भी कैपिटल आई होता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्राय ऑल सभी पेपरों में पूछा जाता है, यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला, कैपिटल C स्मॉल d इसका सिंबल होता है। ये हमारा 7 जो है ऐसा यूनिट है। आफ्टर सम टाइम्स 2 यूनिट को इसमें और ऐड किया गया, एडेड 2 यूनिट, एंड दिस यूनिट इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, एंड तो 7 हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जो देखेंगे ये जो 2 यूनिट था, एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका जो मेजरमेंट करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल r। नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 9 हमारा है सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को हम लोग ऑस्ट्रेलियन में मेजर करते हैं। इसका जो सिंबल होता है SR होता है। तो ये हमारे पास टोटल 7 + 2 9 यूनिट हो गया, जो बेस यूनिट कहलाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हम लोग सभी यूनिट से अवेयर हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला होता है। इसका आंसर क्या है, कैंडेला। तो हमने कहा था कि यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हमने कहा था ऐसा यूनिट, दूसरे को हमने कहा था डिराइव्ड यूनिट। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट का, कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। तो डिराइव्ड यूनिट मींस विद द हेल्प ऑफ ऐसा यूनिट मेक्स अनदर यूनिट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। दैट मीन्स कि डिराइव्ड यूनिट वे यूनिट है जो किसके हेल्प से बनते हैं, तो वो ऐसा यूनिट के हेल्प से बनते हैं। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट कितने हैं, 7 + 2 9 ही है। तो बाकी जितने भी यूनिट बनाए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी यूनिट में वो डिराइव्ड यूनिट होता है। और वो किसके हेल्प से बनाते हैं, तो वो हम ऐसा यूनिट के हेल्प से बनाते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आस्क, क्या फंडामेंटल यूनिट को एक से ज्यादा सेट बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि फंडामेंटल यूनिट को एक से ज्यादा सेट बनाई जा सकती है और मल्टीपल सेट बनाई जा सकती है, ना कि ओनली 1 सेट बनाई जा सकती है। तो डिराइव्ड यूनिट का पहला एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स लेते हैं डिराइव्ड यूनिट का फोर्स। देखते हैं कि फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू स्टेशन।
अब देखिए कि मास का यूनिट क्या होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और ये क्या है, अश्लेषण। अश्लेषण का क्या होता है, अश्लेषण बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं अपॉन सेकेंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि फोर्स इक्वल टू हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब ने ही इसका डिस्कवरी किए थे। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोला जाता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा जो इसमें चांसेस है कि क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि 1 यूनिट कितने डाइन के इक्विवेलेंट होते हैं, कितने डाइन के बराबर होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकते हैं और ऑलमोस्ट सभी पेपरों में ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो डाइन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डाइन की बात करें तो ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। और न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। तो दोनों में यहां पर रिलेशन बताना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10 पर पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट होता है, 10 पर पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट होता है। हम इसको आगे मैं एक्सटेंड करके इसको बताऊंगा कि कैसे 1 न्यूटन को 10 पर पावर 5 डाइन में एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं डिराइव्ड यूनिट का, वो है हमारा वर्क या एनर्जी। वर्क या एनर्जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। यहां पर भी देखेंगे कि जूल एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम सिंपल इसको वर्क के बारे में देखें तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। जबकि देखेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी भी एक प्रकार का कैपेसिटी डूइंग वर्क है। दैट मीन्स जो एनर्जी का यूनिट है होगा वो वर्क के यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। तो एनर्जी को भी हम लोग जूल में मेजर करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी को क्या हो सकता है कि एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता है, एनर्जी को चेंज को मेजर की जा सकती है। तो इसीलिए जो किसी काम करने की जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है कि 1 जूल इक्विवेलेंट टू कितने अर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ग की। तो अर्ग क्या है, अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ जूल या सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी है। और इस दोनों में रिलेशन जो होते हैं 1 जूल इक्विवेलेंट टू 10 पर पावर 7 अर्ग के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर क्या है, यह भी एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट है। एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। तो समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि 1 किलोवाट आवर 1 kWh इक्विवेलेंट टू 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट होता है। समटाइम्स अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी का नेक्स्ट जो यूनिट होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो मेजर द यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल।
तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी मेजर करने का अनदर यूनिट है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल्स लेते हैं वो लेते हैं 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड एग्जांपल्स है वो थर्ड एग्जांपल्स हमारा 1 लाइट ईयर। देखो कि सबसे पहले हम लाइट ईयर की बात करें तो क्वेश्चन क्या पुटअप की जा सकती है कि लाइट ईयर है क्या। तो लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप की जा सकती है। दूसरी क्वेश्चन क्या पुटअप की जा सकती है कि लाइट ईयर क्या है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। प्रायः दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो लाइट ईयर में मेजर की जाती है। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस का लार्जेस्ट यूनिट है जो प्रायः दो प्लैनेट को मेजर करने के लिए, दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है 1 लाइट इक्विवेलेंट टू, तो 1 लाइट इक्विवेलेंट टू होता है 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि 1 लाइट इक्विवेलेंट टू 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर। नेक्स्ट अनदर यूनिट है पारसेक। पारसेक इज आल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसको से भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, लेकिन ये जो यूनिट है लाइट ईयर से भी लार्ज यूनिट है। तो लाइट ईयर से लगभग में ये जो है 3.26 लाइट ईयर बड़ा यूनिट है। जबकि 1 पारसेक इक्विवेलेंट होता है 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल्स था। फोर्थ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन भी पढ़ सकते हैं, माइक्रोमीटर भी पढ़ सकते हैं, इक्विवेलेंट होता है 10 पर पावर -6 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि 1 AMU। सबसे पहले हम देखेंगे AMU का फुल फॉर्म क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट का इक्विवेलेंट होता है 1.67 इंटू 10 पर पावर -27 kg। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन इस कैलोरी से ह्यूमन बॉडी का एनर्जी को मेजर की जाती है और 1 कैलोरी इक्विवेलेंट होता है 4.2 जूल। तो मे बी क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है कि 1 कैलोरी किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 4.2 जूल। नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं 1 हॉर्स पावर। अब देखें कि सबसे पहले हम पावर की बात करें तो पावर का यूनिट होता है वाट। अब 1 हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर एंड 1 हॉर्स पावर इक्विवेलेंट टू 746 वाट। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। प्राय इसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डाटा है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। तो एक नया टर्म आया कि जो चार्ज होता है, चार्ज को किससे मेजर की जाती है, तो चार्ज को कूलम से मेजर की जाती है। नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होता है 9.16 इंटू 10 पर पावर
31 kg होता है। नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड मोर एंड लेस मास ऑफ जो प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो इनके भी वैल्यू कितने हो जाएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू हो जाएंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक क्वेश्चन और पुटअप की जाती है कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना होता है। इनकी जो रेशियो होता है 1840 होता है, 1814 होता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल, नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, समटाइम्स इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ गया कि इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 AMU, 1 AMU इक्विवेलेंट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और ये इक्विवेलेंट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होता है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड में भी यहां से क्वेश्चन पुटअप की जाती है जनरली। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड किस मैटर में ज्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा जो होती है वो सॉलिड में होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं, उसके बाद गैस में सबसे लिस्ट होते हैं। तो मे भी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करने के लिए पेपर में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो स्मॉल जी, जी का मतलब, ये स्मॉल जी का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको स्मॉल जी से डिनोट की जाती है। इसकी प्राय जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर क्वेश्चन कभी कभी पुटअप की जाती है, हम यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी की वैल्यू कहां पर सबसे ज्यादा होता है, हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे वैरी करता है, डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होता है, और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना जी की वैल्यू होता है। तो मोर एंड लेस सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू हमेशा सेम रखी जाती है, ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, थोड़ी बहुत चेंज होता है लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मानी जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसको हाइट के साथ जाते हैं तो हाइट के साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होता है और कह सकते हैं डिक्रीज होती है। ये जो डिक्रीज की जो वैल्यू है हम उसको जी डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो जी डैश की जो वैल्यू होती है जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर, यानी कि इसकी जो हाइट के साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है और वो डिक्रीज की जो वैल्यू होती है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। जबकि हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में इसकी वैल्यू भी चेंज होता है और दोनों कंडीशन में डिक्रीज होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में डिक्रीज करने की जो रेट है वो डिफरेंट होता है। डेप्थ में जाने के बाद जी की वैल्यू डिक्रीज होता है लेकिन रेट क्या होता है, स्लो होता है कंपैरिजन टू द हाइट। तो हम देखें डेप्थ में इसकी जो वैल्यू होता है जी डैश इक्वल टू जी 1h अपॉन आर होता है। तो ये तो हमारा था जी की वैल्यू हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ऑन द सरफेस, तीन कंडीशन था। नेक्स्ट हम कंडीशन ले रहे हैं ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी जी की वैल्यू रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, प्राय ये डिक्रीज ही होते हैं
और इसकी जो वैल्यू होती है जी डैश 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होते हैं। तो ये जी की वैल्यू भी वेरी करते हैं, रोटेशन के कारण भी जी की वैल्यू चेंज होते हैं। नेक्स्ट हम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं कि इन द कंडीशन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, हम सभी जानते हैं अर्थ का शेप कैसा है, एलिप्टिकल टाइप का है, यानी अर्थ क्या है, एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है। इस एलिप्ट में पाथ होने के कारण अर्थ का रेडियस क्या होता है, इक्वेटर पर डिफरेंट होता है, जबकि पोल पर डिफरेंट होता है। हम इक्वेटर पर बात करें, अर्थ की रेडियस की बात करें, तो इक्वेटर पर जो इसकी वैल्यू होता है रेडियस का वो ज्यादा होता है और ये मैक्सिमम होते हैं, जबकि पोल पे जो वैल्यू होता है रेडियस का, वो रेडियस होता है वो मिनिमम होते हैं। प्रायः जो इलिप्टिकल एक्सिस है, अर्थ के जो इक्वेटर वाला लाइन है, उसको हम लोग मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हम मैथ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पोल वाला जो लाइन है, उसको हम लोग माइनर एक्सिस के नाम से जानते हैं, माइनर एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो रेडियस हुआ, इस रेडियस के कारण जो जी की वैल्यू होता है ग्रेविटी बराबर होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे कि कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, तो यहां पर चेंज क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और अभी हमने पढ़ा, बताया था आपको कि इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम होता है, तो इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हम देखें कि इक्वेटर पर देखें तो इक्वेटर पर रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी आर इज ए मैक्सिमम, देयरफॉर जी विल बी मिनिमम, यानी ग्रेविटी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल पे। पोल पे देखा जाए तो पोल पे देखें कि रेडियस क्या होता है, स्मॉल होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, तो जी की वैल्यू क्या होता है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वेटर से पोल पर जाने पर, इक्वेटर से पोल पे जाने पर जो ग्रेविटी होते हैं वो चेंज होते हैं और चेंज होकर के इंक्रीज करते हैं, यानी इंक्रीजिंग होते हैं, यानी जी की वैल्यू इक्वेटर टू पोल विल बी इंक्रीज, जबकि हम दूसरी तरफ कहें पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर विल बी डिक्रीज, डिक्रीज। मैंने इसको यहां पर इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम जी की भी बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जी के साथ हम देखें कि लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट मशीन की बात कर रहे हैं। इस लिफ्ट मशीन में भी देखेंगे कि हम दो चीज होते हैं, एक सबसे पहले हम समझे यहां वेट, वेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी। तो इनवर्स में हम किसी भी या अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका हम वेट मेजर करते हैं, ना कि मास मेजर करते हैं। यानी वेट मेजर करने का मतलब क्या हो गया, उसका मास और ग्रेविटी को हम इकट्ठे कलेक्ट कर करके लिखते हैं और उसकी जो वेट की वैल्यू होता है W = mg के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन है, न्यूटन कैपिटल N है। तो लिफ्ट में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है कि मान लो कि ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में देखेंगे कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर तो पहला केस ले रहे हैं अपवर्ड, अपवर्ड केस नंबर फर्स्ट अपवर्ड, यानी जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो टेंशन T लगेगा और वेट क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, लेकिन फिर भी लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर मोशन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर देखें तो T - mg = A, और इसको लिख सकते हैं
कि टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले ले तो जी प्लस ए, यहां पर देखें और इसको लिख सकते हैं एम जी डैश, यानी वेयर जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए। दैट मीन्स यहां पर देखेंगे कि ग्रेविटी में समथिंग ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसका वेट विल बी इंक्रीज, और वेट इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि उसका ग्रेविटी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप की जा सकती है कि जब लिफ्ट में आप पैसेंजर के रूप में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो ये इंक्रीज करेगा, यानी ग्रेविटी भी इंक्रीज करेगी। जब ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो उसकी जो वेट की वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट सेकेंड केस हम इसमें लेते हैं कि सेकेंड केस आपका क्या है कि डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया? लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिगर सेम रहेगा, लेकिन अब जो है नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ऊपर वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में नीचे की ओर हो जाएगा, मोशन नीचे की ओर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा? एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और इसको लिखें तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू टी, और इसको साइड में लिखते हैं कि एम कॉमन लेते हैं तो जी माइनस ए इक्वल टू टी। दैट मीन्स एम जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू टी, तो जी डैश इक्वल टू हो गया जी माइनस ए। इसका मतलब जी डैश में समथिंग क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जब हम लिफ्ट से ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, और डिक्रीज होंगे तो उसका वेट विल बी आल्सो डिक्रीज, उसकी जो वेट की वैल्यू होगा, भार जो होगा वो भी कम हो जाएंगे। तो मे बी ये दूसरा क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है। तीसरा हम सिचुएशन लेते हैं, यानी कि सेकेंड का थर्ड का ही एक केस बनाते हैं कि इफ ए की वैल्यू जी कर दिया जाए, यानी कि किसी लिफ्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में ए की जो वैल्यू होगा, स्टेशन की जो वैल्यू होगा वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इक्वेशन नंबर अगर हम सेकेंड में ए वैल्यू पुट करें तो देखें टेंशन विल बी जीरो। दैट मीन्स ए जो सिचुएशन है वो वेटलेस का सिचुएशन है, वेटलेस, यानी कि ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर होंगे इनसाइड द ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएंगे? फ्रीली मूव करेंगे, उनका कोई वेट नहीं होगा, वो वेटलेस हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन था लिफ्ट का। पहला कंडीशन था अपवर्ड, दूसरा था हमारा डाउनवर्ड, और तीसरा कंडीशन था वेटलेस का कंडीशन था। अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स का मतलब होता है कि समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि सबसे पहले देखें एक्सा। एक्सा का मतलब क्या होता है? इसको कैपिटल ई से डिनोट की जाती है, और इस एक्सा का मतलब होता है 10 पर पावर 18। नेक्स्ट होता है टेरा। टेरा 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 का मतलब होता है 10 पर पावर 12। नेक्स्ट होता है पेटा या पीटा भी बोल सकते हैं, पीटा का मतलब होता है 10 पर पावर 15। नेक्स्ट होता है गीगा। गीगा का मतलब होता है 10 पर पावर 9। नेक्स्ट होता है हमारा मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 पर पावर 6। नेक्स्ट होता है किलो। किलो का मतलब होता है 10 पर पावर 3। नेक्स्ट होता है हमारा हेक्टा। हेक्टा हेक्टा को लिखते हैं स्मॉल एच से, और इसका मतलब होता है 10 पर पावर 2। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं डेका। डेका का मतलब होता है 10 पर पावर 1। नेक्स्ट हमारा होता है डेसी। डेसी को हम लोग स्मॉल डी से डी लिखते हैं 10 पर पावर -1। नेक्स्ट हम लिखते हैं सेंटीमीटर। सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10 पर पावर -2।
नेक्स्ट हम लिखते हैं मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ नेक्स्ट लिखते हैं हम माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। नेक्स्ट हमारा है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। नेक्स्ट हमारा पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻12। नेक्स्ट हमारा फैक्टो, फैक्टो का मतलब होता है 10⁻15। नेक्स्ट हमारा है हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻18। तो ये मे बी सम प्रीफिक्स है जिसको आपको ऑर्डर में लर्न करना है। इसे क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पुटअप की जा सकती है, और समटाइम्स क्वेश्चन ये पुटअप की जा सकती है इनमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या है, या इनमें से सबसे छोटा यूनिट क्या है, या इनमें से में भी हो सकता है कि 5-6 का नाम दे दे और उसको कहे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो ये मे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। प्राय यह नहीं पूछा जा सकता है कि 10 हेक्सा का मतलब क्या होता है 10⁻18, पहले पूछे जाते थे लेकिन अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब सिंपल ये दे देते हैं, चॉइस दे देते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इनमें भी दे सकते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के तहत ही देखेंगे कि कुछ कंप्यूटर के भी यूनिट्स होते हैं, और ये जनरली रिसेंटली जितने भी पेपर पूछे जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें बार बार अगेन एंड अगेन पेपर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब 1 बाइट होता है 8 बिट के इक्विवेलेंट होता है, और 1 नीबल इक्विवेलेंट होता है 4 बिट के इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पुटअप किए जा रहे हैं, तो इसमें भी देखेंगे एक तरफ नाम लिख लेंगे, बीच में डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, और तीसरी तरफ बाइनरी नंबर लिखेंगे। बाइनरी वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कंप्यूटर मेजर करता है। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर 2 ही नंबर को मेजर करता है, 1 नंबर 0 एंड अदर इज 1। इसके अलावा उसके सिंगल कोई भी नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बाइनरी नंबर वे नंबर होते हैं कि हमेशा जितने भी नंबर होता है उसको 0 या 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम आपको कुछ प्रीफिक्स बता रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे किलो बाइट्स, किलो बाइट्स इसका सिंबल कैपिटल के और कैपिटल बी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है डेसिमल वैल्यू जो होते हैं वो 10⁻³ होते हैं, जबकि इसकी बाइनरी जो वैल्यू होते हैं 2⁻10 होते हैं। आगे हम इसको रिमाइंड करने का भी टेक्निक आपको बताएंगे। नेक्स्ट होता है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स का मतलब इसको सिंबल देखेंगे तो सिंबल कैपिटल M स्मॉल b कैपिटल B। इसकी जो वैल्यू होते हैं 10⁻6, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻20। नेक्स्ट है गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स इसका टू होता है 10⁻9, इसका डेसिमल वैल्यू होता है, जबकि इसकी बाइनरी जो वैल्यू होते हैं 2⁻30 होते हैं। नेक्स्ट टेराबाइट्स कैपिटल T कैपिटल B 10⁻12, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻40। नेक्स्ट पेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स कैपिटल P कैपिटल B, इसकी जो वैल्यू होते हैं 10⁻15, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻50। नेक्स्ट होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट कैपिटल E कैपिटल B, इसके जो वैल्यू होते हैं 10⁻18, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻60। नेक्स्ट है जेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स की जो वैल्यू होते हैं 10⁻21 होते हैं, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻70 होते हैं। नेक्स्ट होता है आयोटाबाइट्स, इसकी जो वैल्यू होते हैं 10⁻24 होते हैं, जबकि इसकी बाइनरी जो वैल्यू होते हैं 2⁻80 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोनोटोबाइट, ब्रोनोबाइट्स, इसकी जो वैल्यू होते हैं 10⁻27, इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं वो 2⁻19। नेक्स्ट हमारा है कि जियोबाइट्स 10⁻30, जबकि इसकी जो बाइनरी वैल्यू होते हैं 2⁻100। अब क्वेश्चन क्या पुटअप किए जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है।
इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो लिखा, पहला क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसमें लार्जेस्ट यूनिट कौन से हैं, यानी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। दूसरी जो क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, या 4 ऑप्शन देंगे, उस 4 ऑप्शन में से आपको कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है, या कभी चार ऑप्शन दे दे, मान लो जियोबाइट्स दे दिया, गीगाबाइट्स दे दिया, पीटाबाइट्स दे दिया और टेट्राबाइट्स दे दिया, और क्वेश्चन पुटअप किया गया इसमें से मैक्सिमम वैल्यू किसके हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने हैं आपको। या मे भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम वैल्यू किसके हैं, या मे भी कभी कभी क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग या 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करके दे सकते हैं, और उनमें से एक सेगमेंट सही होगा, रिमेनिंग जो सेगमेंट होंगे वो रॉन्ग होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको राइट एंगल फाइंड आउट करना है। तो लास्ट पेज में मैंने देखा था कि आपको बताया था कि बाइनरी 2 पावर 10 से स्टार्ट हो रहा था, तो सिंपली आप 2 पावर 10 को सिंपल आप मान लो 2 पावर 1, नेक्स्ट को मान लो 2 पावर 2, नेक्स्ट को मान लो 2 पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में 2 पावर 10। तो सिंपल फॉर्म में आप इतना भी लर्न कर सकते हैं कि ये 2 पावर 10, 2 पावर 20 है, उसको सिंपल 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 10 मान करके भी रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप की जा सकते हैं यूनिट्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मे भी आने की पॉसिबिलिटी 99% है। सबसे पहले देखो कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी जैसे मान लो कि लेंथ लिखते हैं, तो लेंथ को क्या लिखते हैं 3 मीटर, मान लो कि एग्जांपल्स के लिए 3 मीटर लिया, तो पहले क्या लिखा 3 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, m इज ए यूनिट एंड लेंथ इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल टू एन यू। Q क्या है, कोई एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, U क्या है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स किसी भी क्वांटिटी को Q इंटू एन यू लिख सकते हैं, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसकी जो वैल्यू होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मान लिया कि 2 फिजिकल क्वांटिटी है Q1 और दूसरा Q2, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसके जो वैल्यू होते हैं N1 E1 इक्वल टू N2 E2 भी कांस्टेंट होंगे। दैट मीन्स ये क्या होंगे ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। दैट मीन्स NU इक्वल टू कांस्टेंट, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन U, तो कांस्टेंट ही है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी कि N प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U, that is numerical value is inversely proportional to size of unit। तो ये हमारा था यूनिट। दूसरी सेक्शन में हम एंट्री करते हैं, इसका दूसरा जो पार्ट है वो डायमेंशन है। अब डायमेंशन को रिमाइंड करने के पहले, बताने के पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैं जब आपको ऐसा यूनिट बता रहे थे तो उस समय भी आपको ये बताए थे कि जैसे मान लो लेंथ है, तो लेंथ को सिंबल किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो कैपिटल L में लिखा जाता है। इसी तरह मैंने कहा था कि मास है तो उसका सिंबल क्या लिखा जाता है, कैपिटल M लिखा जाता है। टाइम है तो उसका कैपिटल सिंबल क्या लिखा जाता है, कैपिटल T लिखा जाता है। फिर मैंने कहा था टेम्परेचर है तो उसका सिंबल क्या लिखा जाता है, कैपिटल K लिखा जाता है। फिर मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल A या कैपिटल I, जनरली कैपिटल I से लिखते हैं। फिर आपको बताए थे मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है, मोल होता है, और मोल को सेम यूनिट में लिखते हैं MOL ही लिखते हैं, सिर्फ MOL भी लिख देंगे चलेगा। नेक्स्ट आपको बताए थे कैंडला का मतलब हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट बताया था कैंडला,
कैपिटल सी स्मॉल डी। तो उस सिंबल का यहां पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि डायमेंशन मान लो कि हम डायमेंशन लिख रहे हैं वेलोसिटी को लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? जनरली वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। आगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो एक प्रकार का ये लेंथ है। तो लेंथ अपॉन टाइम। अब हमने बताया था लेंथ को किससे सिंबल देते हैं? कैपिटल ए। और टी का सिंबल क्या है? कैपिटल टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एल टी इनवर्स 1। प्राय जिसको डायमेंशन निकाला जाता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये पूरा जो इक्वेशन आया एल टी इनवर्स -1, ये क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन। यहां पर एल पर जो पावर आया, एल पर पावर कितना है? एल पर पावर आपको कितना आया? 1 आया। टी पर पावर कितना है? टी पर पावर -1 है। तो ये जो पावर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? डायमेंशनल पावर कहलाते हैं। तो डायमेंशनल पावर क्या हो गया? एल पर पावर 1 और टी पर पावर -1। अब यहां पर आपको मैंने एल टी इनवर्स -1 को क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट जो है, मान लिया कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? अभी मैंने निकाला था एल टी इनवर्स -1 और टाइम का क्या होता है? टी। तो क्या हो गया? एल टी इनवर्स -2। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया? इसका डायमेंशन क्या हुआ? एल टी इनवर्स -2। तो यहां पर ये पूरा इक्वेशन क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन। पावर कितना आया? 1 एंड -2। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का हम जानते हैं केजी और यहां पर एक्सेलरेशन का अभी लिखा लेते। केजी का भी सिंबल हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिंबल लिख सकते हैं। मास का कैपिटल एम लिखते हैं और एक्सेलरेशन का भी निकाले थे एल टी इनवर्स -2। तो टोटल कितने हो गए? एम एल टी इनवर्स -2, यानी एम पर पावर 1, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो इस तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायमेंशन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकाला जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि डायमेंशन जो होते हैं किसी भी इक्वेशन को वेरीफाइड कर सकता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, कोई भी इक्वेशन जब डायमेंशनली रॉन्ग रहेगा, गलत रहेंगे, तो वो कभी भी इक्वेशन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले ही आपको एग्जांपल से दिया था 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू मैंने लिखा था 5 मीटर। यहां देखा जाए तो डायमेंशनली ये क्या है? करेक्ट है, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इनकरेक्ट है। तो ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है? 100% करेक्ट है, लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग ही इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कभी भी इक्वेशन उसको बनाया नहीं जा सकता है। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि डायमेंशन जो होते हैं प्रायः ये जो होते हैं छोटी छोटी इक्वेशन के लिए वैलिड है, बड़े बड़े इक्वेशन में इम्पॉसिबल टू से कि डायमेंशन को अप्लाइड की जा सकती है। नेक्स्ट डायमेंशन के सहारे से
हम कोई भी फिजिकल रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डेरिवेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, यानी किसी फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल के थ्रू। तो ये हमारे डायमेंशन का क्या हो गया, कुछ प्रॉपर्टी थे, लेकिन साथ में साथ इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन होगी कि ये 2 या 3 स्टेटमेंट वाली इक्वेशन में करेक्ट है, बाकी में इनकरेक्ट, पॉसिबल नहीं इसको लागू करना। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि इससे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये डायमेंशनली न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो इस तरह हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट हमारे इसी के अंडर एक आता है जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, रेस्ट एंड मोशन की बात थोड़ी करते हैं। रेस्ट एंड मोशन, सबसे पहले हम रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उनकी पोजीशन में चेंज नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जा सकता है, रेस्ट कहा जा सकता है। जबकि मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, चेंज इन मूवमेंट, चेंज इन पोजीशन, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, these are physical quantity and both have measure length। दोनों से क्या है, लंबाई मेजर की जाती है, डिस्टेंस मेजर की जाती है। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है। ऐसा यूनिट क्या है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है। इन स्पाइट ऑफ there are various difference between distance and displacement। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब जो आपने ट्रेवल किया गिवन टाइम इंटरवल में, वो आपका सब क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो मे भी क्वेश्चन यहां से पुटअप की जा सकती है कि डिस्टेंस क्या होता है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, दोनों होते हैं, और इनमें से कोई नहीं होती है, नन ऑफ दीज होते हैं। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेड डिस्टेंस है, शॉर्टेड डिस्टेंस है, शॉर्टेड डिस्टेंस है। और शॉर्टेड डिस्टेंस है तो यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर डायरेक्शन भी होता है। दैट मीन्स अभी जो डिस्टेंस पढ़ रहे थे उसमें डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका डायरेक्शन कहां डिफाइन करता है, इनिशियल टू फाइनल। इसको डायरेक्शन की जो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट यानी डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और उस दोनों के बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीनों कंडीशन को पालन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है कि जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। ओनली वन केस में भी इक्वल हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिफरेंट केसेस के माध्यम से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं
कि किन किन केसों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, और कौन कौन से केस में जो है ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन पे हम ए पॉइंट मेजर करते हैं। ए पॉइंट इज नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पर जो शो कर रहा है वो फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान रहे हैं 40 मीटर, 40 मीटर लिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में पहला जब केस ले रहे हैं तो इसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 40 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि यही क्या है शॉर्टेड डिस्टेंस है और इसके अलावा कोई भी रूट नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एकमात्र ऐसा केस है जिसमें दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और इस दोनों कंडीशन में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो यानी दोनों पॉजिटिव का केस हमने प्रूव कर दिया कि डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के में भी इक्वल हो सकता है और दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड जब हम केस ले रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है, फिगर सेम है, ए से स्टार्ट होता है बी तक जाता है, अगेन बी से वो रिटर्न होकर के सी पॉइंट आता है और सी पॉइंट को ए और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में अब फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर प्लस 15 मीटर यानी कितना हो गया 55 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब इनिशियल टू फाइनल होता है। तो यहाँ पर इनिशियल कौन हो गया ए हो गया, फाइनल क्या हो गया सी हो गया। तो डेट मीन्स ए सी की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना हो गया यानी 40 मीटर माइनस 15 मीटर कितना हो गया 25 मीटर। तो देखो कि इस केस में क्या हो गया कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दोनों की पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा केस भी हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड जो हम केसेस ले रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट हुआ और अगेन बी पर गया, बी से वापस होकर के अगेन वो ए तक आया, जहां ए पर अगेन एक पॉइंट मार्क है उसको डी कहा गया है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर प्लस 40 मीटर यानी कितना हो गया 80 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जितना गया उतना ही वापस आ गया, दैट मीन्स 0 मीटर। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि डिस्टेंस ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 0 भी प्रूव हो चुके हैं। अब फोर्थ केस ले रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और वापस डी आया, फिर अगेन ये बैक साइड चला गया जहां पर ई पॉइंट मार्क है और इसका जो ए डी और ई के जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस 10 मीटर दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो इस केस में देखा जाए तो इस केस में देखेंगे कि डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 10 मीटर यानी कितना हो गया 19 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यानी कि ओरिजिन से भी पीछे चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा -10 मीटर। दैट मीन्स अब जो हमने 3 केस लिया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, वो तीनों केस हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा हम देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर के बारे में देखेंगे। यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक का नाम क्या है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी का नाम क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है,
मैग्नीट्यूड होता है और नो डायरेक्शन, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज ए टू टाइप्स, one is known as a scalar quantity, another is known as vector quantity. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, जबकि ये क्या मेजर करता है? ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को मेजर करता है। समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए मस्ट बी कंपलसरी है कि सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन जानें, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स भी देंगे। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल्स एरिया, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। जबकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। यहां तक तो सिंपल था। अब एक नोट्स करके लिखेंगे, NOT नोट। इस नोट में मैं बता रहा हूं कि सिर्फ कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए थर्ड कंडीशन भी अप्लाइड होता है। और ये थर्ड कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट लॉ, या इसको कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहने से आप वेक्टर नहीं कहलाएंगे, उसके लिए कंपलसरी है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट लॉ या वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल्स इसका लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो इसका मतलब है इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट लाइक एडिशन नहीं करते हैं, उसको ट्रायंगल लॉ का जो कंडीशन है वो ओबे नहीं करता है। फॉर एग्जांपल्स मान लो कि दो डिस्प्लेसमेंट है, एक का है A से B और दूसरा है B से C। अगर इसकी 4 मीटर डिस्टेंस है और इसका 3 मीटर डिस्टेंस है, तो अगर कोई पूछे कि AC का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज AC, तो AC का वैल्यू जब तक बताई नहीं जा सकती है, फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, जब तक हमें ये नहीं मालूम चले कि BC यानी जो ये एंगल है उसका एंगल का वैल्यू कितना है। अगर एंगल फाइंड आउट हो तब हम ये बता सकते हैं कि AC की वैल्यू कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब तक नहीं किया जा सकता है जब तक उसके बीच का जो कोण है, एंगल है, वो नहीं मालूम हो। अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो अभी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में AC की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 मीटर। अगर हम कंडीशन नंबर सेकेंड लगाएं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AB और AC सेम लाइन पे हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, सेम प्लेन पे हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे?
वही शॉर्टेड डिस्टेंस होंगे। दैट मीन्स AC की जो वैल्यू है 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएंगे 7 मीटर। एक सेकेंड कंडीशन था। अब थर्ड कंडीशन हम लें कि थर्ड कंडीशन में एक कहें कि थीटा इजकल टू 180 डिग्री, या इसको क्या बोले कि पाई, तो ये क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल हो जाएंगे। प्लेन तो एक ही होगा लेकिन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है AC की जो वैल्यू है 4 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या है डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को क्या बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वेक्टर, नया चैप्टर है, उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जो वेक्टर है उसमें दो वेक्टर को कैसे ऐड की जाती है, कैसे सब्ट्रैक्ट की जाती है। अभी मैं आपको इतना ही बताएंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है आपको कि नोट में मैं पहला नोट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट लॉ या ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है। मोशन की बात कर रहे थे और मोशन में ही हमने देखा स्केलर और वेक्टर के बारे में देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पुटअप किए जाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर है। तो आप एनालाइज कर लें कि किसमें वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें देखेंगे कि मोशन में देखते हैं कि मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन टाइम की बात करते हैं। पोजीशन का मतलब कि टाइम के साथ अगर पोजीशन भी चेंजिंग हो रहा है तो उस पोजीशन टाइम से हम मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का कि हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोशन टाइम ग्राफ से हम पोजीशन, एक्सेलरेशन, फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर होता है यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट सेम होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड मोर एंड लेस। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग जनरली जो है स्पीड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये स्पीड और वेलोसिटी हो गया। इसका भी ये क्या है, एक प्रकार का इसका भी ये यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ए क्या हो जाएगा, ए एक प्रकार का देखिए तो स्केलर क्वांटिटी है जबकि ऊपर वाला वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस कहें तब हम वेलोसिटी को भी टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर सिंपल हम लिखें चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी इसको भी हम सिंपल चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल लिखते हैं। जबकि दूसरा एक सिंपल होता है वेलोसिटी, या इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टाइम टू टाइम वेरी करना, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। और इसको सिंपल भी लिखते हैं VT का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ टाइम। और इसकी जो वैल्यू होता है जब लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स dx अपॉन dt।
dx अपॉन dt। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात हो रही है। इसी तरह सिंपली हम स्पीड को भी 2 टाइम्स में डिवीजन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसको सिंपल स्पीड कहें, और दूसरा क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, जबकि इंस्टेंटेनियस या स्पीड का मतलब होता है, स्मॉल एस की बात करें तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डेट इज ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड अपॉन 2। लेकिन ये सिस्टम तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये सिस्टम अप्लाइड नहीं है। अब यहाँ दो चीजें आ गया, एक को मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल पोजीशन को चेंज करना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस या पोजीशन को ट्रेवल करना, ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और देख लें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मैंने आपको जो बताया है सिंपल फार्मूला बताया है, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो एक्सेलरेशन को भी 2 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जबकि दूसरा जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। इसको फंक्शन ऑफ टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं, वैरी करते हैं। हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो ये SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन LT इनवर्स -2 हो जाएगा, और ये क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर में भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, और उस प्रॉपर्टी और उस वेक्टर के बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर सुने, और आपको डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के बारे में चाहिए तो स्टडी खजाना या kalpeducation.com पर विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।